जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना पारिवारिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो में हम देख लें क्या है। आज के वीडियो में आपको बिहार बोर्ड एजुकेशन पटना से संबंधित NCERT सोल्यूशन फॉर क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का है। यह चैप्टर 3 का है, मुद्रा एवं साख, करेंसी एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसका इसमें आंसर सेट कराया गया है। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों को करा गया है। इतना प्रयास किया गया है कि यह वीडियो एग्ज़ाम व्यू से बनाया गया है, आपको हेल्पफुल साबित हो। इसमें से कई प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संक्षेप में लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण को प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार हो जाने पर उधार चुका देते हैं। किंतु यदि किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, तो कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार, इस जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। दोस्तों, हम आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ रही है। यदि आपको ये वीडियो लग रहा है कि फास्ट है या फिर स्लो है, तो आप इसके दाहिने साइड के कॉर्नर पे 3 डॉट का बिंदु दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन में करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। आप शुरू से लेकर के अंत तक पहले देखें तो सही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो 100% थोड़ा सा या ज़्यादा हो, आपको हेल्पफुल निश्चित रूप से लगेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ऐसी स्थिति में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़े खरीदना चाहता हो। इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। मुद्रा मांगों के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपका प्रश्न कह रहा है।
प्रश्न 3, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? उत्तर, अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये निक्षेप स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित रहती है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बैंक इस जमा राशि का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक लोगों को कर्ज देता है और उन पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंक दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। प्रश्न 4, 10 रुपये के नोट को देखिए। इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, 10 रुपये के नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। भारत में रुपये को सौदों में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हो गया था। तब से यह बैंक भारत भर में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसमें कोई भी आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता है। यह इसमें अदर बैंकों का खाता खुलता है। आम आदमी इसमें अपना खाता नहीं खुलवा सकता है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सकता। प्रश्न 5, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? उत्तर, औपचारिक स्तर पर ऋण देने वालों की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज्यादातर ऋणदाता कहीं ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को कहीं अधिक महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ सकता है। व्यक्ति ऋण के फंदे में जकड़ सकता है। इन सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको पता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु का प्राइस क्या होता है? दाम ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा हो जाएगा दाम तो पैसा, समझ लीजिए कि पैसा की वैल्यू गिर जाएगी, पैसा की महत्व नहीं रहेगा। और इस तरह से
महंगाई आसमान को छू जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगा। इसके अलावा इसमें लेनदार को क्या होती है, हानि होती है, यानी कि जो कर्ज देता है उसे ही हानि होती है, यानी कि जो वस्तु को बेचता है उसे हानि हो जाएगी और जो लेने वाला होता है उसे फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि ऋणी को क्या होता है, इसमें फ़ायदा होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लेनदार को क्या होगी, हानि होगी, एवं लेनदार यानी ऋणी को क्या होगा, लाभ होगा। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा मापी जाती है, तो भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। यानी कि भारत में मुद्रास्फीति किससे द्वारा मापी जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। है प्रश्न 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहां हैं, वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचाने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है। इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुट की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। दोस्तों, आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में पता होगा? यदि नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। स्टैगफ्लेशन बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक होता है और इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यह एक ऐसा अर्थव्यवस्था है, इस स्थिति में मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? उत्तर, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सब को मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। बैंक ऋण से औपचारिकता है। अगर औपचारिकताएं पूरी न हो तो बैंक ऋण नहीं दे पाते। प्रश्न 8, भारतीय रिजर्व। दोस्तों, कोई भी बैंक ऋण तभी देता है जिसके पास साख हो, अर्थात कहने का मतलब है आपका मदद कोई तभी कर सकता है जब आप भी किसी का मदद करते हो। उसी तरह से है कि बैंक भी कर तभी देता है, ब्याज पर पैसा तभी देता है जब उसे लगे कि आप चुका सकते हैं। अगर नहीं चुका सकते हैं तो उतनी
रकम की संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? उत्तर: भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों को R0, B0, I0 को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि ऋण की सुविधा सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में एक उद्यमी योजना चल रहा है और इस उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया एक छोटे उद्योग करने के लिए हर व्यक्ति को मिल सकता है जो उद्योग करना चाहे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई जानकारी नहीं है किसी को, तो ये जानकारी आपको जो मिली है वो आप अपने दोस्तों के पास, अपने गार्जियन से शेयर करेंगे कि पिताजी, भैया, अगर आप बिहार से हैं तो उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 10 लाख रुपया दे रहा है और यह रुपया 10 लाख में आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको तकरीबन 7 सालों में इसकी भरपाया करनी पड़ेगी और इसकी कुल रकम का लगभग 50% शायद माफ़ भी हो जाएगा यदि आप SC/ST में हैं तो, या फिर अगर OBC में आते हैं या फिर जनरल कास्ट से हैं तो अब सरकार निर्णय लेगी कि कितना माफ़ किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। प्रश्न 9, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होती है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण उत्पादक की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है। उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन को समय पर खत्म करने में मदद करता है। इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। उत्तर: मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है। इसके लिए वह ऋण किससे ले? इसके लिए उसे दोनों ऋण स्थितियों की तुलना करनी होगी। यदि वह साहूकार से ऋण लेगा तो साहूकार अधिक ब्याज की दर पर ऋण देगा। वह नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर सकता है। उसकी गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यदि वह बैंक से ऋण लेगा तो उसे सीमित ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है।
बैंक से सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज मिलता है। इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से ही कर्ज लेना चाहेगा। दोस्तों, बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लिया है और जिन जिन कागजातों को वो फाइल किया है, यदि वह व्यक्ति उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है, तो जैसे कि अगर खेत पे वो लोन लिया है, कृषि से लिया है या फिर ज़मीन से लिया है या किसी वस्तु पे लिया है या गाय पे लिया है, तो अगर वो चुकता नहीं कर पाता है, तो जो कंपनी है जिस बैंक से लोन लिया गया है, वह बैंक उस वस्तु को, उस ज़मीन को, उस भूमि को वो जब्त कर सकती है। जितना उसका ब्याज सध गया है, मतलब सध गया है, उतना काट करके जितना शेष है उतना का वो भरपाई कर सकती है। यहाँ तक कि अगर ज़मीन है तो ज़मीन की बोली लगा देती है, ज़मीन बेचवा देती है और अपनी रकम वसूल लेती है। उसको सिर्फ उतना ही पैसे से मतलब है जितना ब्याज समेत उसका मिश्रधन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहेगा। प्रश्न 11। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। कब बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? वे दूसरे स्रोत कौन हैं, जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। उत्तर: कब बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते। ऋण के लिए ऋणाधार का उनके पास सर्वथा अभाव रहता है। ये छोटे किसान आमतौर से साहूकारों से कर्ज लेते हैं, तो ये साहूकार बिना ऋणाधार के कर्ज तो दे देते हैं किंतु ब्याज की दरें अधिक रखते हैं। ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके आदि ऋण की शर्तें होती हैं। उदाहरणतः, यदि छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो उसे ये शर्तें पूरी करनी होगी। उसे वे कागजात देने पड़ेंगे जो उसके वेतन, संपत्ति आदि का रिकॉर्ड दिखाते हों। यदि किसान के पास ये सब चीजें नहीं है तो उसे ऋण नहीं मिल पाता। छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है। ये सहकारी समितियां किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। सहकारी समितियां कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और तमाम अन्य किस्म के खर्चे के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। प्रश्न 12। परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने वाली प्रश्न है। पहले हम प्रश्न को करा दे रहे हैं, इसके बाद में आंसर शीट आपको नीचे मिल जाएगी। ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है।
आग डैश डैश संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। उत्तर क ग्रामीण, ख ऋणदा, क भारतीय रिजर्व बैंक, घ जमा, अग ऋणाधार। प्रश्न 13। सही उत्तर का चयन करें। क स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। ख ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। बैंक, सहकारी समिति, मालिक। उत्तर क सदस्यों द्वारा, ख मालिक। बुक्स अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। प्रश्न 1। नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की जरूरत हो सकती है? रिक्त स्तंभों को भरें। व्यवसाय ऋण लेने के कारण। निर्माण मजदूर। डैश डैश यानी कि खाली स्थान पे अब आपको भरना है। इसका आंसर हम नीचे बता देंगे। मजदूर। कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र। खाली स्थान डैश डैश। छात्र। सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति। खाली स्थान डैश डैश। व्यक्ति। दिल्ली में प्रवासी मजदूर। खाली स्थान डैश डैश। घरेलू नौकरानी। खाली व्यापार स्थान डैश डैश। छोटा। खाली स्थान डैश डैश। छोटा। ऑटो रिक्शा चालक। खाली स्थान डैश डैश। चालक। बंद फैक्ट्री का मजदूर। खाली स्थान डैश डैश। अब इसका उत्तर हम कराएंगे। मजदूर। इसका उत्तर इस प्रकार है। आगे लोगों को 2 वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। आपने वर्गीकरण के लिए किन कारकों का उपयोग किया? ऋण लेने के कारण। उत्तर अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। दोस्तों, ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन किए गए हैं ठीक उसी को उत्तर के रूप में यहाँ पे दिए गए हैं। आप ध्यान से इसे देख करके मिला लेंगे। हेतु। उत्तर कंप्यूटर खरीद कर अपना व्यवसाय खोलने हेतु। नेक्स्ट। उत्तर घर बनाने या बच्चों की पढ़ाई हेतु। नेक्स्ट उत्तर। उत्तर ताकि वह अपनी झुग्गी बना सके। नेक्स्ट। उत्तर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट। उत्तर सामान खरीदने के लिए। नेक्स्ट। उत्तर ताकि वह टैक्सी खरीद सके। नेक्स्ट। उत्तर ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल आपको लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। हमें इससे बहुत ही सपोर्ट मिलता है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि हमें और क्या सुधार करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।